अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और खबर ये है कि कल अदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत का मुआहिदा तय पा गया है। गुज़श्ता रोज़ ये मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और ये मुआहिदा क्या है, इसके मंदरजात क्या हैं, सरकारी तौर पर तो कोई ऐलान नहीं किया गया। और ये कहा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले दिनों या एक मुनासिब वक्त के ऊपर जो मंदरजात हैं वो आवाम से शेयर किए जाएंगे। लेकिन ज़रा से कुछ तफसीलात मौसूल हो रही हैं जो आपसे शेयर करते चलें। जनाब, ये बताया जा रहा है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है और कल अदम तंजीम आइंदा किसी मार्च या धरने से गुरेज करेगी और तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएगी। ये भी गारंटी दी गई है टीएलपी की जानिब से। हुकूमत टीएलपी को कलअदम करार देने का फैसला वापस लेगी, ये मुआहिदे में तय पाया, या पाबंदी हटाएगी, सियासी धारे में उनको शामिल करेगी। हुकूमत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करेगी। ताहम जो दहशतगर्दी और संगीन नौयत के मुकदमात है उनका फैसला अदालतों में ही होगा, उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, वो अदालत से ही लेना होगा। जनाब, ये भी अहम बात के गारंटर के तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम सामने आ रहा है। दीगर शख्सियात भी हैं जिनसे गारंटी ली गई है कि दोबारा से एहतजाज, धरने या फिर तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएगी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। जनाब, बहुत से सवालात हैं जो कल से आज तक सारी डेवलपमेंट्स इसके अंदर, लेकिन बुनियादी सवाल पूरी सिचुएशन के ऊपर हमारा कुछ यूं कि क्या टीएलपी की बतौर सियासी जमात बहाली होनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएंगे जो हमें कल वज़रा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फिर जो उलमा थे जिन्होंने दरमियान में सालिस का किरदार अदा किया, मुआहिदे की डिटेल्स खुफिया क्यों रखी जा रही हैं, अवाम से क्यों नहीं शेयर की जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये मैडम शेख की अच्छी बात है, मामलात तय पा गए, मामलात पुरअमन तरीके से हल हुए, मुल्क मजीद इंतशार, अफरा तफरी, दंगा फसाद से बच गया। और मैं इसके हक में हूँ कि अगर अदालत कालअदम का लेबल अदालत हटा लेती है, मुकदमा अदालत में है, तो अदालत का फैसला इनके हक में आ जाता है इस तंजीम के, तो इन्हें बिल्कुल पुरअमन सियासी जमात के तौर पर सियासत करनी चाहिए। लेकिन अब आपके सवाल समेत मेरे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो इस मुआहिदे में क्या एक्चुअल मुआहिदा है, क्या ये जो आपके पास तफसीलात आई हैं, इसके अलावा भी 2-3 शराइत हैं, वो अब वो हैं कि नहीं है, हुकूमत ने ये शराइत क्या मानी है, क्या शराइत मनवाई गई है। वो एक 4th शेड्यूल के मुतल्लिक है, साद रिजवी के मुकदमे के हवाले से है और कत्ल के मुकदमात के हवाले से है। अब ये शराइत क्या हैं कि कैसे मानी गई हैं, कैसे मनवाई जाएंगी, ये बात। दूसरी बात, 5 सालों में 3 मुख्तलिफ इशूज पर, यानी आसिया बीबी की रिहाई, हलफनामा में तब्दीली, फराज तौहीन रिसालत, इन पर ये जमात 5 सालों में 6 धरने दे चुकी है और इनके साथ ये 7वां मुआहिदा है। क्या मुफ्ती मुनीब ये गारंटी देंगे कि ये आइंदा धरना नहीं देगी, मार्च नहीं करेगी, बंदे नहीं मारेगी, रास्ते सड़कें बंद नहीं करेगी और इस मुआहिदे की पासदारी होगी? पहला तहफ़्फ़ुज़। दूसरी बात, 6 धरनों में जो पुलिस वाले जान से गए, इनका जिम्मेदार कौन है? इनके खानदानों को हम क्या जवाब देंगे? आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस कुछ करेगी? पुलिस तो कहेगी भाई हम जाने क्यों दें, आखिर पर होना क्या होता है, मुआहिदा ही होना होता है, मार हम जाते हैं, जाने हम देते हैं और आखिर पर हुकूमत मुआहिदा करके पतली गली से निकल जाती है। और इस मुआहिदे में 3 अरब का हमें बताया गया नुकसान हुआ है सिर्फ इस मार्च में या इस इशू में, ये 9-10 दिनों में। तो ये 3 अरब के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, फिर दूसरी बात है, सेकंड लास्ट बात, आज की हुकूमत और सब सियासतदानों से कहना कि ये जो हमें बताया गया था कि इस जमात के पीछे राह है, ये दुश्मनों की आलाकार है, ये दुश्मन तंजीम है, इसके सबूत पेश करें। अब इसके सबूत पेश करें या कौम से माफी मांगे। अब तो किसी को राह के एजेंट लोग कहें तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, आप लोगों ने मजाक बना दिया है। आखिरी बात, मुफ्ती मुनीर समेत कोई ये गारंटी देगा कि आइंदा ये जमात मुल्क को, कौम को तकसीम नहीं, खतरनाक तकसीम नहीं करेगी? खतरनाक तकसीम मैडम शेख क्या है? हम शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, ये सब हैं, लेकिन सब के सब नबी की जात पर मुत्तफिक हैं। नबी के लिए तन मन धन कुर्बान करने का हमारे ईमान का हिस्सा है और मेरे समेत सब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, इमरान खान, सारे नबी से मोहब्बत मैं समझता हूँ कि उनके ईमान का भी हिस्सा है। ये जमात हमें नबी के नाम पर तकसीम करती है, मतलब जिस जात मुबारक पर हम इकट्ठे हैं ये इस पर तकसीम करती है। ये खतरनाक तकसीम है। क्या गारंटी है कि ये आइंदा ऐसा नहीं करेगी? तो मैडम शेख, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मुझे ये खुशी तो है कि चलो आपने
9 दिनों से 10 दिनों से तो फिर सर आपको नहीं सर मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि आपको खुशी है कि मामला इस तरह से तय पा गए हैं और अगर आगे चलकर बहाली हो जाती है, उनकी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती है, तो ये भी खुशाइंद है। तो ये आप किस तौर पे कह रहे हैं जब इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात सवाल आते हैं आपके? तो देखिए मैडम, जो पहली बात तो ये है कि जो हमें देखिए ना, 2 ऑप्शन हमें दिए गए थे, लास्ट भी हमने भी डिस्कस किए थे जब मजहर अब्बास साहब और मेरी बहस भी हुई थी कि हुकूमती रिट, हुकूमत और हुकूमती रिट, और यानी जिसमें हुकूमत ने हमें बताया था कि आखिरी लम्हे तक वह मुज़ाकरात करें, हुकूमत की रेट कायम होनी चाहिए। सर क्या आपको लगता है ये जो मुआहिदा हुआ है इसमें हुकूमती रेट बरकरार रही है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हुकूमती रेट नहीं, पिछले 6-7 मुआहदे हम एग्जैक्टों की सूरत में लोग आते हैं और हमें ब्लैकमेल कर लेते हैं। लेकिन मेरे ये मुझे कोई एतराज, मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह के यानी ये इस दुख के साथ के लिए एक मरतबा 6 से 7 पुलिस एहलकार गए, उनके फैमिलियों को मैं क्या जवाब दूंगा, 3 अरब का नुकसान। लेकिन ये खुशी है कि ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ठीक है। मगर और अगर इनको कालादम से अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती है तो इनको एक पुरअमन तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। मगर जो असल तहफ्फुज़ात हैं वो वही खड़े हुए हैं, वो वही मौजूद हैं कि मुफ्ती मुनीर साहब, और अगर ये गारंटी देते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट के पास जाना होगा, ये जरा मैं रीमा से क्लियर करना चाहती हूँ। भट्टी साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रीमा, थोड़ी सी हमारी इसके ऊपर रहनुमाई कीजिएगा। क्या इनको अनबैन करने के लिए या इनको जो कलअदम किया गया था उससे हटाने के लिए अदालत के पास जाना होगा? क्योंकि शेख रशीद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़श्ता हफ्ते, इससे मुतल्लिक बड़ा मुबहिम सा उन्होंने जवाब दिया। एक तो ये, दूसरा मुफ्ती मुनीब गारंटर है तहरीक लब्बैक की जानिब से, उसकी क्या हैसियत है? जी शुक्रिया लीना। देखिए, मुझे लगता है बहुत उलझा दिया है हुकूमत ने हमें इस पूरे प्रोसेस में। तो सबका एक दिल था कि वो हुकूमत को सपोर्ट करें, क्योंकि हम देख रहे थे पंजाब जो है उसके कई जो शहर हैं वो बिल्कुल हॉस्टेज लिए हुए थे, बिल्कुल मफलूज थे। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी शहरी चाहता था कि ये मसले का कोई हल निकले, लेकिन हुकूमत ने इसको जिस तरह डील किया है उसमें इतनी कंफ्यूजन फैलाई है। अब ये देखिए, उनकी बैन का जो मामला है, उन TLP को बैन किया गया, एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ। ये कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं था। आप ऐसे बैन्स को अनबैन भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है एक रिव्यू TLP ने किया था उस फैसले के खिलाफ, हुकूमत के साथ ही उस पर फैसला हुआ है, नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हुकूमत को फैसला करना था। ये देखते हैं उन्होंने किया है फैसला कि नहीं, क्योंकि 3 महीने तो गुजर गए हैं। लेकिन वैसे क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का फैसला होता है, हुकूमती फैसला होता है, तो वो एक हुकूमती फैसले से इस बैन को वापस भी ले सकते हैं। मसला कहाँ आता है कि उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उन्हें एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन तो करार दे दिया, लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, वो अभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अभी भी इलेक्शंस लड़ रही है। तो उनके अभी भी लोग हैं बहुत से जो इलेक्शंस मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो ये कहना कि वो भरपूर तरह से सियासी अमल का हिस्सा नहीं है, मेरा ख्याल है ये कहना शायद गलत होगा। और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस मूव करना होता है एक पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पार्टी को सुनती भी है, ये रास्ता नहीं अपनाया। तो ये प्लीज इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से वापस भी लिया जा सकता है। जुडिशियल मामला जो था वो तो अभी शुरू ही नहीं किया हुकूमत ने। अब साद रिजवी साहब की बात, इस पे भी इतनी कंफ्यूजन है। आपको पता है साद रिजवी साहब पे क्या चार्जेस हैं, किस चीज का मुकदमा फेस कर रहे हैं? उन पे कोई चार्जेस नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, लॉ एंड ऑर्डर को करने के। हाँ बिल्कुल, कि अगर आपको शक है कि कोई शख्स
अगर वो डिटेंशन में ना हो, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो पहले हुकूमत ने 90 दिन के लिए एमपीओ के तहत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा। फिर जब वो एक्सपायर हुआ और रिव्यू बोर्ड जो हाई कोर्ट के जजेस का होता है उसने कहा मजीद ग्राउंड्स नहीं है कि हम इनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाएं, तब हुकूमत ने दहशतगर्दी का जो कानून है उसके तहत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया। तो उनपे उस तरह से कोई ट्रायल नहीं चल रहा, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हुकूमत कल, अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था आप इन्हें रिहा करें क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है इन्हें और मजीद प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के। हुकूमत ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस वो हाई कोर्ट में भेज दिया। तो ये हुकूमत अगर नहीं चाहती तो साद रिजवी साहब को वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत रिहा कर सकती है क्योंकि उनपे कोई इस वक्त चार्जेस या कोई ट्रायल नहीं चल रहा। लेकिन देखिए इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि जो वजीर बात करता है वो इस तरह बात करते हैं कि सब अदालत ही कर सकती है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा ये डिफरेंट बात हो गई। मैं थोड़ी सी 2-3 अगर आपके पास वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया भी। हाँ जी, मुझे तो नहीं समझ आती क्योंकि कानूनी तौर पे जो मैंने आपको सूरत हाल पेश की है कानूनी तौर पे तो ये उतनी सिंपल है। अच्छा बाकी अलीना, ये सीक्रेट अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था। अगर आपने एक पूरी कौम को कॉन्फिडेंस में लेना है, ये हम सबका मसला है, ये हुकूमत और टीएलपी के दरमियान का इशू नहीं है। आपने जो श्योर करना था लोगों को, उनमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना था, उस सीक्रेट मुआहदे ने आपने कोई सवाल नहीं लिए, वो बहुत हद तक डैमेज किया। दूसरी एक छोटी सी बात, मुझे मालूम है मेरा जवाब बहुत लंबा हो गया है, लेकिन देखिए अलीना 3 चीजें हैं छोटी छोटी टीएलपी के मामले पे। एक है उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, जो उनकी आइडियोलॉजी है मेरी नजर में वो नफरत अंगेज है, लेकिन हमारी रियासत मजीद और फोरम्स पे यही नफरत अंगेज आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी करती है। तो एक तरह से यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आती है टीएलपी और रियासत के बीच में। दूसरा अलीना, अकाउंटेबिलिटी। फैजाबाद धरना जो है उसकी जजमेंट में साफ लिखा है कि इस पार्टी को, इस तंजीम को कौन सपोर्ट करता रहा, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, इनको ये सब, और वो उन सवालों का जो जवाब है, इनकी जो एक तरह से किसने इन्हें प्रोपोगेट किया उस वक्त, उन सब सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं मिले। तो जब तक आप उन सवालों के जवाब नहीं आपको मिलते, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, एहतसाब नहीं होता, और ये जो आइडियोलॉजी है टीएलपी के पीछे, ये मुनीर कमीशन रिपोर्ट में भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया, तब तक हम किस हद तक पहुंच सकते हैं हम यही देखेंगे। ये कंफ्यूजन होगी, और ये जो टीएलपी एक तालिबान नहीं है, इसकी एक फर्क शक्ल है, इसको जो है चैलेंज करना या फाइट करना, इस सोच को, इस तंजीम को, इस पार्टी को, वो बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स मामला है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इशू सिर्फ मेरी नजर में नहीं था। ओके ठीक है, तो आपको लगता है बतौर सियासी जमात बहाली भी नहीं हुई। लेकिन भारत वाला जो आपने नुक्ता उठाया है, हसन निसार साहब की तरफ मैं लेके जाना चाहूंगी। हसन साहब, हमने गुज़श्ता हफ्ते सुना, ये हमें बताया गया कि टीएलपी को भारत से फंडिंग मिल रही है, दहशतगर्द जमात है, और अब अगर इसको सियासी जमात के तौर पर आगे लेके आया जाता है और ये इलेक्शंस में भी लड़ती है, तो क्या ये मज़हिका खेज ना होगा? यहाँ पता नहीं बहुत कुछ मज़हिका खेज है, और ये जो जिस इल्ज़ाम की आप बात कर रही हैं, हर चौथे हर तीसरे बंदे पे लगता है। बहरहाल आई कन्फाइन माई सेल्फ टू योर क्वेश्चन। बतौर सियासी जमात बहाली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो शराइत पूरी करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जो भी इनके दरमियान मुआहदा हुआ, मुझे तो उससे भी दिलचस्पी नहीं कि क्या हुआ है। असल बात यह है कि भाई उसके ऊपर दोनों फरीक जो हैं वो अगर खुलूस से अमल करते हैं, बात आगे चलती है तो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये सोच बड़ी मज़हिका खेज है कि जी वो बतौर सियासी जमात वो सियासत कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। भाई इंतखाबी सियासत के अलावा तो हर किस्म की सियासत, हर किस्म की जमात वो भले कालदम हो कर सकती है। बेशुमार तंजीमें हैं दुनिया में इस वक्त भी, मुख्तलिफ ममालिक में, जो बैन हो चुकी हैं लेकिन सियासत कर रही हैं। सियासत तो इंतखाबी सियासत है ना, वो अगर कर लेते हैं मुआहदे पे तो आगे चले। बाकी ये इल्ज़ाम लग गए जी फलाना फंड कर रहा है, फलाना, हर दूसरी एनजीओ पे ये इल्ज़ाम लगता है, ये कौन सी कोई नई बात है? या समझ नहीं आती सच क्या है झूठ क्या है। इन्होंने तो दीन के मामले में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। जो हमारी आंखों के सामने था, अब प्योर इस्लाम की बात करें बंदा चौंक जाता है। हमारी आंखों के सामने हुआ कि किस तरह से पूरा सिस्टम मफलूज कर दिया गया। फिर इस दफा हुकूमत ने बज़ाहिर बड़ा स्टैंड लिया और कहा
कि रियासत की रेट को चैलेंज करने वालों से बिल्कुल भी हम हल्का हाथ नहीं रखेंगे, सख्ती से बढ़ता जाएगा, फिर ये मुआहिदा कर लेना। यार ये मामूल की बात है, हमारे यहाँ तो ये सारा कुछ एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ये हमारी सारी तारीख है। एक मुहावरे में समेटनी हो तो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये रिट है, ये यूं नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, मैली आंख से कोई नहीं देख सकता, आनी हाथ से निपटेंगे। तो क्या कर लिया आपने? वो कल की बात है, डे बिफोर यस्टरडे, मुकम्मल तौर पे डेंगू खत्म हो गया था, तबाही मचा के रख दी उसने। फिर कौन सी क़यामत आ गई है? कोई ज़मीन फटी है, आसमान गिरा है? कुछ भी नहीं। ये मामूल की बातें, इस तरह की तजादात और इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस, इस तरह की बांगियाँ, ये हमारा रोज़मर्रा का काम है, इसलिए परेशान ना हुआ करें। अच्छा, या कम से कम मुझे ना करें। ठीक है मजहर साहब, परेशान ना हुआ करें, रोज़मर्रा का हमारा काम है, तारीख में ऐसे होता चला है, इस दफ़ा भी परेशान ना हो क्या? लेकिन भट्टी साहब ने जो सवाल उठाए हैं तो बड़े अहम। कौन जिम्मेदार है उन पुलिस के जवानों का जो शहीद हुए, उन खानदानों का जिनके बाप भाई पता नहीं कौन कौन शहीद हो गया? देखिए, पहली चीज तो ये कि मुझे क्या मालूम कि क्या मुआहिदा हुआ है। भड़कें बहुत मारी जा रही थी, भड़कें बहुत मारी जा रही थी। शेख रशीद साहब भी भड़के मार रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी मार रहे थे। कौमी सलामती के इजलास में ये हो गया, ये फैसला हो गया, ये हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ? यानी आपने एक मुज़ाकरात किए जिसका किसी को नहीं पता, आपने एक मुआहिदा किया जिसका किसी को नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ज़राए की बुनियाद पे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? जब आप कलअदम तंजीम किसी को करार दिया तो मुझे ये बताया जाए कि कलअदम क्यों करार दिया, और कल जब आप कलअदम नहीं करार देंगे तो क्यों नहीं करार देंगे, ये बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्ट दाखिल कराई है, अगर वो रिपोर्ट झूठी थी तो वही लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट कराई है, वही लोग मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने टीएलपी को इंडियन की फंडिंग हो रही हैं, ये हैं वही होम सेक्रेटरी, वही होम डिपार्टमेंट के लोग, वही राजा बिशारत साहब, ये सारे लोग अब इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो आपकी स्टेट की कॉन्ट्रडिक्शन तो देखें, इस रियासत के तजादात देखें आप। एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं, एमक्यूएम लंदन तो कलअदम भी नहीं है ना, एमक्यूएम लंदन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, यानी कानूनी तौर पे एमक्यूएम लंदन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या एमक्यूएम लंदन कोई एक छोटा सा मुजाहरा भी कर सकती है? वो तो छोड़े आप, इस वक्त भी पिछले 4 साल से कोई 300-400 एमक्यूएम लंदन के कारकुनों पे सिर्फ अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तालियां बजाने का मुकदमा है। आप दूसरी तरफ आप बिल्कुल तहरीक लब्बैक पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, मुल्क की 5वीं बड़ी सियासी जमात है। 2018 के इलेक्शन में उसने भरपूर हिस्सा लिया। जो हमारी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशंस हैं उसमें भी शायद उस तरह वो पूरी नहीं उतरती हो, क्योंकि टेररिस्ट जो टेररिज्म की टीटीपी, हम तो टीटीपी से भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम तो सिवाय सियासी जमातों से बाकी सबसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे तो पॉलिटिकल पार्टी से गुफ्तगू नहीं कर रहे, बाकी तो हम सबसे कर रहे हैं। उनकी हमें क्या पता कि हो सकता है कि तहरीक तालिबान से भी कोई खुफिया मुआहिदा हो गया हो, कोई नामालूम मुआहिदा हो गया हो। तो मुझे नहीं पता कि उस मुआहिदे में क्या है। हाँ, मुझे इतना पता है, जैसे अभी रीमा भी कह रही थी, मैंने कल भी ये बात की थी कि साद रिजवी साहब को तो आप आज से 2 दिन पहले भी छोड़ सकते थे, 3 दिन पहले भी छोड़ सकते थे, उनके ऊपर तो कोई वो नहीं है। हाँ, जो रिपोर्ट आपने, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें आपने उनका नाम उस फहरिस्त में शामिल किया है जिस फहरिस्त में आपने कहा है इंडियन कनेक्शन और यहां वहां। मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि आप हमेशा से ये रॉ का नाम जो है हम सिर्फ इस्तेमाल ही किसी प्रेशर में लाने के लिए किसी को करते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले स्टेट को अपने आप को क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल तहरीक लब्बैक को सियासी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थी, रहना चाहिए, आपको उसी तरह उससे डील करना चाहिए। लेकिन खुदा के लिए ये भड़के ना मारा करें,
ये ना कहा करें, ये सारी चीजें जो कहते रहते हैं ना आप कि कोई कानून से बालातर नहीं है, कोई ये नहीं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन ये गारंटी दे सकती है कि हम आइंदा धरना नहीं देंगे? वो कह देंगे जी आपने मुआहदे से अमल नहीं किया, हम धरना दे रहे हैं दोबारा। तो ये तो क्लॉज ही अजीब गरीब है। लेकिन जब मुआहदे की तफसीलात आएंगी तो मैं उस पर कॉमेंट कर सकता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या मुआहदा हुआ है, किस किस के आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और कौन कौन गारंटर हैं। देखिए इसमें असल गारंटर्स का, ठीक है सर, रीमा जी क्योंकि राय जरा मुख्तलिफ है, पूरी पैनल से रीमा की जरा राय मुख्तलिफ है, मैं 2 सेकंड उनको ब्रेक से पहले देना चाहती हूँ। अलीना देखिए, ये राइट टू कुछ नुकात पर रीमा की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आइडियोलॉजी। जी रीमा, आप किस सेंस में आप रोक सकते हैं किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए? वो उनका हक है, आईनी हक है। तो सिर्फ प्रोटेस्ट करना, उस पर पाबंदी लगा देना या अग्रीमेंट कर लेना कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये तो मेरा ख्याल है बहुत, अगर ये क्लॉज है एग्रीमेंट में तो ये अजीबोगरीब क्लॉज होगा। लेकिन अलीना, एक ज्यादा अहम बात जो मेरी नजर में मैं रिपीट करना चाहूंगी, पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की, मेरा ख्याल है कुछ ही दिन पहले, हम शायद टीवी पे उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। ये वही नफरत अंगेज आइडियोलॉजी है जो हम लोगों को इस मजहब की बुनियाद पे, हमारी सोच की बुनियाद पे तकसीम कर रही है। और ये आज की बात नहीं है, कई दहाइयों से, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये सोच जो है ये ब्रू कर रही है और अब इसकी खौफनाक शक्ल जो है वो सामने आ गई है। मुझे नहीं समझ आती इस रियासत का कौन सा इदारा है जो इस सोच को चैलेंज कर सकता है, इस सोच को टैकल कर सकता है। कुछ बुजरा इस हुकूमत के, वैसे एक ही वजीर है जिन्होंने थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, इशारा भी किया उस सोच के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में, इंतहा पसंदी के बारे में, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो जब तक ये रियासत समझेगी नहीं कि हमने इस सोच को चैलेंज करना है, इस एक्सट्रीमिस्ट नजरिए को, आइडियोलॉजी को चैलेंज करना है, तब तक टीएलपी नहीं होगी लीना, कोई और पार्टी, कोई और तंजीम, कोई और किसी और शक्ल में आइडियोलॉजी आ गया। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और इसी के ऊपर हमने गुज़श्ता हफ्ते जब बात भी की, मुख्तलिफ जायजा भी लिया, भट्टी साहब ने जैसे हमें अपनी अंदर की खबर भी बताई कि भाई इसी हुकूमत में 3-4 ग्रोह हैं, कुछ इसके हक में हैं, कुछ मुखालफत में हैं, ये इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला ग्रोह भी शामिल है। तो जनाब, इस चीज़ को टैकल करने के लिए, जैसे हमने अपने तज्जियाकारों से पहले भी राय ली थी कि क्या वो मेथड्स हो सकते हैं या क्या वो अप्रोच हो सकती है जिससे जो खौफनाक एक सोच है, इंतशार पसंद सोच है, इसके ऊपर काबू पाया जा सके। उन्होंने उस वक्त भी हमें सजेशन दी थी। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में आज का कि जी क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बतौर सियासी जमात बहाल होना चाहिए? अक्सरियत जो हमारे पैनल पर है वो समझते हैं हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मुआहिदा है वो खुफिया क्यों रखा गया है, इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके जो मंदजात हैं, सामने लाने चाहिए फिल फॉर। छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं उसके बाद। वेलकम बैक जी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात करेंगे क्योंकि हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम कर दी है। जनाब, तीसरी तरमीम नैब ऑर्डिनेंस में आई है। 6 अक्टूबर से पहले के तमाम केसेस मामूल के मुताबिक चलेंगे, इसमें वाजे कर दिया गया है। मजीद जो तफसीलात सामने आई हैं, ऑर्डिनेंस के मंदरजात हैं, वो आपसे शेयर करें। अब जाली अकाउंट्स, धोखाधड़ी, फ्रॉड के जो केसेस हैं वो भी नैब के दायरे इख्तियार में आएंगे। फिर जो ज़र ज़मानत का तयन है वो अदालत का इख्तियार होगा। पहले था कि जो केसेस में जितना इल्ज़ाम लगा होगा उसके मुताबिक ज़र ज़मानत करनी होगी, ये इख्तियार अब ज़र ज़मानत का अदालत को दे दिया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़, चेयरमैन नैब को हटाने का जो इख्तियार है, जो तरमीम की गई थी दूसरी तरमीम, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इख्तियार वापस लेके सदर मुमलिकत को दे दिया गया है कि अगर चेयरमैन नैब को हटाया जाए तो सदर मुमलिकत हटा सकते हैं। जनाब, इसके ऊपर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, खासकर शहबाज शरीफ साहब, कि हुकूमत ने खुद को एनआरओ देने की कोशिश की है, खुद को एनआरओ दिया है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। यही हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एनालिस्ट से कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए है, हाँ या नहीं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। रीमा, पहले जरा इसमें कानूनी जो इबहाम है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। एक तो ये तरमीम के ऊपर तरमीम आ गई है, क्या इससे बेहतर होगा, मजीद इस्लाह आएगी नैब कानून में? और ये जो अब शर्त एक इजाफी इसमें लगाई गई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस ले लिया गया चेयरमैन नैब को हटाने का, सदर मुमलिकत को दे दिया गया है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसकी क्या रेलेवेंस है?
अलीना हसन साहब ने कहा ना कि यहाँ पे अजीब हंसी आती है हर चीज पे जो इस मुल्क में हो रहा होता है। अब आप सोचिए, ऑर्डिनेंस आप बना सकते हैं अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, पार्लियामेंट नहीं है, आपने कोई कार्रवाई करनी है, आपको किसी कानून की जरूरत है, तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। कुछ हफ्ते पहले एक ऑर्डिनेंस लाई गई, कुछ हफ्ते बाद उसको वापस डाइल्यूट करके एक और ऑर्डिनेंस ले आए। तो तब क्या इमरजेंसी थी, अब क्या इमरजेंसी है, वो ऑर्डिनेंस क्यों आई, ये ऑर्डिनेंस क्यों आ रही है? आइन को तो सच में बिल्कुल ही मजाक बना के रख दिया है इस हुकूमत ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत। अब ये चेयरमैन नैब वाली बात बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जब नैब का कानून मुशर्रफ साहब लाए तो चेयरमैन नैब लगाते भी वो थे और उनको रिमूव भी वो कर सकते थे। अदालत ने ये केस किया, अदालत ने कहा नैब चेयरमैन इतनी अहम पोजीशन है, इसको कोई सिक्योरिटी देने के लिए, इसकी इंडिपेंडेंस के लिए, इम्पार्शियलिटी के लिए आपको इसका तरीकाकार लगाने का और रिमूवल का बदलना चाहिए। उन्होंने कुछ तजावीज दी और वो जो नैब ऑर्डिनेंस की तब तरमीम हुई उसमें आइन शमूल हुई। नैब चेयरपर्सन का लगाने का तरीका हम पहले बहुत तफसील से उस पर बात कर चुके हैं। उनको हटाने का तरीका लेकिन नैब ऑर्डिनेंस में नहीं था। ये था कि ग्राउंड्स वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के होते हैं, वो साफ है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट वाले ग्राउंड्स हैं या मिसकॉन्डक्ट या इनकैपेसिटी। लेकिन फोरम क्या है, इसमें हमेशा एम्बिग्विटी थी, कंफ्यूजन थी। ये सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस में भी कहा कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं सुन सकती उनके खिलाफ रेफरेंस, क्योंकि शायद कोई कानूनी तौर पे मसाइल होंगे। अच्छा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पिछले महीने जो ऑर्डिनेंस आया, हुकूमत ने कहा ग्राउंड्स भी वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होंगे और फोरम भी वो होगा। और फोरम क्या है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब उन्होंने क्या किया है कि ग्राउंड्स वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने वाले होते हैं, मिसकॉन्डक्ट या इनकैपेसिटी, लेकिन फोरम बना दिया है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट जो है वो खुद से काम नहीं करते, जो प्राइम मिनिस्टर की राय है वो उन पे बाइंडिंग होती है, और प्राइम मिनिस्टर हमारी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी खुद से काम नहीं करते, वो कैबिनेट की राय उन पे बाइंडिंग होती है। तो अब नैब के जो चेयरपर्सन है वो इनकैपेसिटी या इनकॉम्पिटेंस के मिसकॉन्डक्ट के ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर एक तरह से और कैबिनेट आपकी जो है वो उनको रिमूव कर सकती है। अब मुझे बताइए, पहले ही 1000 सवाल है नैब चेयरपर्सन के इंडिपेंडेंस पे, उनकी गैर जानिबदारी पे, वो किस तरह काम करते हैं, वो दबाव में काम करते हैं, क्या वो ब्लैकमेल होते हैं। अब आपने हुकूमत को वो इख्तियार दे दिया कि वो उन्हें निकाल सकते हैं। ये एक बिल्कुल उन्होंने कंट्रोवर्शियल पोजीशन को उन्होंने मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया है। बार बार पहले उन्हें एक तरह की एक्सटेंशन दी कि जब तक नए चेयरपर्सन नहीं लगते जावेद इकबाल साहब ही रहेंगे, अब उस पूरे ओहदे को मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया कि हुकूमत निकाल सकती है नैब चेयरपर्सन को। आप सोचें, ये ऐसा होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कंपेयर किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को ये भी बता दीजिएगा, इतलाक 6 अक्टूबर के बाद के केसेस के ऊपर होगा तीसरी तरमीम के मुताबिक भी, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है? उसमें तो हुकूमत के भी जो केसेस हैं वो 6 अक्टूबर से पहले भी बहुत सारे हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए है? क्या आप इसके ऊपर इसको मानती हैं? 6 अक्टूबर की डेट क्या है? मैं इस पे ज्यादा फोकस थी, मैंने उस चीज पे इतना गौर नहीं किया, तो मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बहुत ज्यादा अहम चीज है और ऑपोजिशन को इस पे शायद ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपने चेयरमैन जो नैब है चेयरपर्सन, उनकी पोजीशन को, उनकी इंडिपेंडेंस मुमलिकत को दे दिया। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस बहुत मुतनाज़ बना दिया। पहले भी ऑन पेपर थी, उस पर बहुत बहुत बड़ा ये चैलेंज किया है हुकूमत ने उस पर। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, रीमा कह रही हैं और ज्यादा मुतनाज़ बना दिया है नैब को, चेयरमैन नैब की सिचुएशन को, पोजीशन को। पहली बात तो ये है कि रीमा साहबा कह रही थी कि ऑर्डिनेंस आई है, हम ऑर्डिनेंस आया है कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑर्डिनेंस आई है लफ्ज़ ठीक है या आया है ठीक है, तो मुझे ये बड़ी कंफ्यूजन थी। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एक शेमफुल नैब ऑर्डिनेंस जो था उसमें तरमीम हुई। शेमफुल जो नैब ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया था जिसमें तरमीम हुई,
बहुत अच्छी बात, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मतलब पब्लिक मनी के डाके केसेस जो है वापस नैब के पास आ गए और मुझे खुशी है और बिल्कुल होना चाहिए। क्यों रिलीफ मिलना चाहिए जरदारी साहब को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और बाकियों को। लेकिन मेरी खुशी, अच्छा अभी तक मैंने जो नैब ऑर्डिनेंस पढ़ा इसमें मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत को कोई इसमें रिलीफ मिलेगा। और मुझे खुशी मुकम्मल, मेरी ये अधूरी जो खुशी है मुकम्मल तब होगी जब करप्ट ताजर, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, हेलीकॉप्टर केस, बीआरटी केस, मालम जब्बा केस, आटा गंदम केस, अदलियात केस, चीनी केस, पेट्रोल केस, एलएनजी केस, मतलब हुकूमती स्कैंडल वालों को भी रिलीफ ना मिले। अच्छा, तीसरी बात यह है कि चेयरमैन नैब को जो हटाने का रीमा साहबा जिससे बात कर रही थी, उस पर मुझे भी बहुत तहफ्फुज़ात हैं। बात यह है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही रहना चाहिए। सदर क्या होता है हमारे यहाँ, सदर जरदारी साहब थे, वो अपने केसेस में कुछ में इस्तिस्ना ले गए, कुछ केसेस खत्म कराते रहे। उसके बाद जो ममनून हुसैन साहब आए या आरिफ अलवी साहब आए, ममनून हुसैन नवाज शरीफ साहब के मुकम्मल ताबे में थे, ये आरिफ अलवी साहब इमरान खान के। तो मतलब जब भी हुकूमत चाहेगी चेयरमैन नैब को हटवा सकेगी और उस पर एक तलवार लटकती रहेगी। तो ये नहीं होना चाहिए, वापस उनके पास जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वरना ये भी FIA बन जाएगा कि बशीर मेमन को हटा दो, हमारी बात नहीं मानता, और मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन साहब को NRO देना है तो वाजिद दिया को हटा दो। ये नहीं होना चाहिए। नैब को ये चेयरमैन नैब। और आखिरी बात, सुना जा रहा है मैडम शेख, ये खबर सुनी जा रही है कि ये चेयरमैन नैब जा रहे हैं और बिलाल अकबर, जनरल बिलाल अकबर जो हैं, जो सऊदी अरब से सफीर थे, उनको वो आ रहे हैं और वो चेयरमैन नैब लग रहे हैं। पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच है, लेकिन अभी तक हर कोई यही कह रहा है। सर, ये क्या कोई कंसेंसस हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में, या ये क्या है, ये जो नया नाम सामने आया है? हाँ, अभी तक तो इसका कोई डिटेल्स नहीं आई कि ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस नाम पर मुतफिक है कि नहीं है। लेकिन उनको इमरजेंसी तौर पर जो कनाडा के सफीर थे उनको भिजवा दिए गए सऊदी अरब। ये सऊदी अरब में थे, इनको वापस बुलवा लिया गया और सुना जा रहा है इनको चेयरमैन नैब लगाया जा रहा है। अब किस तरह लगाया जा रहा है ये अभी अगले 2-4 दिनों में या हफ्ते में पता चलेगा। चलिए ठीक है, फिर हम आपकी ब्रेकिंग की पिटाई अंदर तहों में घुसेंगे और आपसे इसकी डिटेल्स भी जानेंगे। भट्टी साहब ये समझते हैं कि जनाब हुकूमत को कोई रिलीफ इससे बादियों नज़र में तो नहीं मिलेगा, यानी हुकूमत के केसेस भी शायद चलते रहेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर समझते हैं कि जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार प्रेसिडेंट को दे के दिया है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे बाकी दोनों तज्जियाकार क्या समझते हैं वो जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। तीसरी तरमीम नैब ऑर्डिनेंस में हुई है, तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर एक ही ऑर्डिनेंस में ये दूसरी दफ़ा तरमीम हुई है। इसके ऊपर हम बात करें। मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया, आपकी राय में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? और ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने कहा कि अपोजिशन को नुकसान हो ना हो, लेकिन हुकूमत को भी इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या आप समझते हैं कि थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए, शायद इंटेंट गलत ना हो? देखिए, नैब को दरअसल इस ऑर्डिनेंस के जरिए नेशनलाइज कर लिया गया है। अब नैब ऑर्डिनेंस के तहत पावर ही सारी चेयरमैन के पास होती है। चेयरमैन ही के रेफरेंस बनवाता है, चेयरमैन ही हर चीज कम करता है। टोटल जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक शख्स के पास होती है। अब उस शख्स को आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। अब गवर्नमेंट जो है वो खुद ही देखेगी, उसकी परफॉर्मेंस खुद ही रखेगी, खुद ही हटाएगी। तो फिर और क्या चाहिए? इसमें तो होगा ये कि जो केसेस मेरिट पर भी हैं उन पर भी सवालात उठेंगे, इसलिए कि जब आपने एक चेयरमैन नैब को अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये प्रैक्टिकली कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि एक ही आदमी के पास पावर्स होती है, तो दरअसल आपने नैब को अपने कंट्रोल में ले लिया, आपने नेशनलाइज कर दिया नैब को। अब जो इस तरह के लोग हमारे यहाँ माशाल्लाह चेयरमैन नैब आते रहे हैं, तो इससे तो ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि जिस वक्त जिस चेयरमैन से प्राइम मिनिस्टर नाराज होंगे वो प्रेसिडेंट से कह देंगे इसको फारिग कर दो, जिससे वो खुश होंगे उसको एक्सटेंशन दे देंगे, क्योंकि पहले आपने एक्सटेंशन की क्लॉज इंक्लूड की, अब आपने टोटल पावर दी चेयरमैन नैब को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फिर कौन सी ऑपोजिशन, क्या गवर्नमेंट, हाँ
अलबत्ता कल जब ये नहीं होंगे तो इमरान खान साहब ये सोचें कि कल जो गवर्नमेंट होगी उसके पास जो चेयरमैन होगा वो किस तरह उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये ऑर्डिनेंस, खुदा के लिए इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बंद करें। ये तो ऐसा लग रहा है कि कल आप 2023 के इलेक्शन का भी कोई ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे और किसी भी पार्टी को जो कहेंगे ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी। इस तरह का मजाक ना करें। हुकूमत को एक्सटेंशन दे देंगे। सर वैसे कहते तो है अगले 5 साल भी हमारे। हाँ ये हो जाएगा, ऑर्डिनेंस के लिए हो सकता है ना। सर ये जो भट्टी साहब ने बिलाल अकबर साहब की आवाज लगाई है, कह रहे हैं सुनने में ऐसा आ रहा है इधर से उड़ती उड़ती। नहीं, बिलाल अकबर साहब की खबर सबसे पहले उमर चीमा साहब ने दी थी कोई 1-1.5 हफ्ते पहले। तो उनको चेयरमैन नैब बनाया जा रहा। किसी को भी बना ले, मुझे ये बताए ना, जब आपने पावर ही सारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएंगी और वो उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब जो है वो साइन कर दिया करेंगे, तो फिर तो पसंद नापसंद वाली बात हो गई ना। फिर तो केसेस वेसेस छोड़ दें, जिसको वो टारगेट जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसके केसेस नहीं चलेंगे, जो ऑपोजिशन होगी वो टारगेट होगी, और यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, हसन निसार साहब आपकी तरफ आएंगे। आपकी राय क्या है एहतसाब का बयानिया और फिर गैर जानिबदार एहतसाब, खास तौर पर ये जो तरमीम आई है और खास तौर पर ये शेख, इसके लिए क्या पैगाम जाता है? बड़ी देर की मेहरबान आते हैं और आधा पौना घंटा लगा देना था। देखो ये अपना रीमा भट्टी साहब, मजहर साहब, इनके तबसरों के बाद तो मैं आपको अपनी ताज़ा गज़ल के शेर ही सुना सकता हूँ, या अच्छा इरशाद भट्टी साहब से अफसोस कर सकता हूँ कि जिस खुशी का उन्होंने जिक्र किया अपनी, वो जीते जी तो मुकम्मल नहीं होगी इस मुल्क में। ये इस तरह की खुशियाँ जो है ना, ये शराबों के पीछे दौड़ने वाला, तो ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। वही तो सच्ची बात है, उस सवालों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है, में रखा कुछ नहीं है। बड़े आप पुरुमीद होके लाए थे, जवाब मिल गए सर, इतने आप पुरुमीद होके लाए थे, अब आप 3-3.5 साल बाद आपकी टोन में मुझे बड़ी मायूसी नजर आ रही है। सर ऐसा क्यों है? अलीना 1 मिनट जरा होल्ड करो, मैं ये बात बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इनका मद्दा नहीं था जी सर, जो पहले के थे उनसे मरी बहुत ज्यादा मायूसी, नफरत जो भी कह लें, वो इसका रिएक्शन था। तो कोई बात नहीं, हमने कब रस्तू होने का दावा किया है, सारी जिंदगी वाकते करते रहे, एक और कर लिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चले सर, ये बता दे शेख रशीद साहब ने तो दावा किया था ना कि अगले 2 सालों में जो रह गए हैं, उन्होंने यही कहा था ना, अगले जो 2 साल रह गए हैं उसमें अपोजिशन के सारे केसेस का भी फैसला हो जाएगा। क्या अभी भी हम वो होता हुआ देखें जो एहतसाब का पूरा नारा लगाया था, झूठा सच्चा जैसा भी, क्या कुछ पेशरफ्त भी होगी या नहीं? नहीं अलीना, सच्ची बात है, मैं नहीं, कतन नहीं, इस मुल्क में कुछ भी कंक्लूड नहीं होना। अच्छा, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, अगर इसको चलना कहते हैं तो जिंदा तो रेड इंडियंस भी हैं, नहीं कुछ। ठीक है जी, इसी के ऊपर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं जी। हमारी एनालिस्ट ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि ये जो नया तरमीम आई है, नैब ऑर्डिनेंस में नई तरमीम आई है, क्या इसमें पॉइंटर्स हैं और किस तरह से सिर्फ चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के हवाले करके पूरे नैब के ऊपर कंट्रोल हुकूमत हासिल कर सकती है। जनाब इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।